आयोनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशंस, तो वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अलोंग द पीरियड क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होगा, तो पहले बात कर लेते हैं अपन अलोंग ए पीरियड, यानी कि लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर क्या होने वाला है, ठीक है। जब अपन लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, जैसे अपन ने लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, जब अपन लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। एक जनरल ट्रेंड है, ठीक है भाई। इसमें जो भी चेंजेस वगैरह होने वाले हैं वो अपन एक्सेप्शंस में डिस्कस करेंगे। एक जनरल बात कर रहे हैं जो आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करें, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्लियर बात है। डाउन द ग्रुप क्या होगा, सेकंड बात कर लेते हैं, डाउन द ग्रुप यानी कि अप टू डाउन मूव करने पर, यानी कि H, Li, Na, K, Rb, CSF, हेलिना की रब से फरियाद आप लोग याद करते ही। जब अपन अप टू डाउन मूव करते हैं तो क्या रीज़न देते हैं अपन, साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, और साइज़ इंक्रीज़ होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे को कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि साइज़ क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक बात है। ये होगा जनरल बात, लेकिन अपन इसके लिए 11th में तो आए नहीं है, ये बात तो अपन ने 10th में ही पढ़ ली थी। तो हेडिंग लगाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन इन पीरियोडिसिटी, जो लगभग जनरल पूछते हैं अपन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो बात करते हैं पीरियड नंबर फर्स्ट, तो हाइड्रोजन और इधर कौन है, हीलियम। अभी अपन ने देखा लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब अपन अगर अपने पीरियडिक टेबल की बात करें, ये मेरा अपनी पीरियडिक टेबल है, इधर से इधर जाने पर इंक्रीज़ हो रही है और अप टू डाउन मूव करने पर डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब इस कॉर्नर पर आने वाला जो भी एलिमेंट होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। इसलिए हमारे को कभी अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला एटम कौन सा है, तो अपन क्या कहेंगे, हीलियम। तो ये कौन सा हो गया अपना, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर किसी की है तो किसकी है, हीलियम की है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, प्लस साइज़ भी छोटी है। क्लियर, ये तो हुआ पीरियड नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट उतारिए पीरियड नंबर 2, आप पॉज कर करके उतार लेना भाई आराम से, ठीक है। पीरियड नंबर 2 में कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। एक बात, यही बात है। लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड जो हमारा है वो क्या कहेंगे अपन कि भैया न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन रियलिटी में ऐसा तो होगा नहीं, कुछ तो चेंजेस आएगा, तभी अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो डिटेल में पढ़ने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, इसका एक एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में ले आते हैं। ये 3 नंबर पे आता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे अपन, 1s2 2s1। ये इसका क्या लिखेंगे, 1s2 2s2। इसका लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p1। इसका लिखेंगे तो 2p2। इसका लिखेंगे 2p3। इसका लिखेंगे 2p4। इसका 2p5 और ये क्या हो गया 2p6। ठीक है। अब ये 1s2 और 2s2 है तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो ये तो फुल फिल हो गया, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 2p3 की बात करेंगे तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो हाफ फिल्ड हो गया। ये कौन सा हो गया, फुल फिल्ड हो गया। और अपन ये जानते हैं कि हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो वो अपने आप में क्या देता है, मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। इसलिए ट्रेंड में थोड़ा सा क्या आएगा, चेंजेस आने वाला है। और ये जो फुलफिल वाला है बेरिलियम, ये बोरॉन के पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा कठिन होगा भाई बोरॉन से, क्योंकि इसके पास तो 2p1 है, इसके पास 2s2 है।
तो ये स्टेबल हो गया, और स्टेबल होने के कारण से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। हम क्या सोच रहे थे, इससे कम होनी चाहिए, लेकिन क्या हो गया, एक्चुअल में उल्टा हो गया। ऐसे ही हाफ फील्ड वाला फिर पीछे खिसक जाएगा, और नियोन तो पीछे खिसकने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो इसके पीछे कोई है नहीं। तो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के बाद लिखना है, बेरिलियम को बोरोन के बाद में लिखना है। तो एक्सपेक्टेड हमारा क्या था, एक सीरीज चल रही थी, लेकिन उसमें रियलिटी में क्या आ गया, हमारे पास कुछ चेंजेस आ गए। तो रियलिटी में क्या होने वाला है हमारे पास, सबसे पहले लिथियम आने वाला है, फिर कौन आएगा, बोरोन पहले आ जाएगा, तो ये बोरोन, फिर कौन आएगा, बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि उसकी तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो पीछे चला जाएगा। तो अब कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, और लास्ट में कौन आ जाएगा, नियोन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है भाई, रियलिटी में और एक्सपेक्टेड में दोनों में डिफरेंस है, याद रह जाएगी बात। नेक्स्ट, ऐसा का ऐसा सेम कॉन्फ़िगरेशन पीरियड नंबर 3 में ध्यान रखना। वहाँ पर कौन आते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। वो कि वो सेम चीज़ है, पीरियड नंबर 3 में भी यही चल रहा है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 और फास्फोरस का 3p3, तो उसके कारण से ये खिसक के एल्यूमिनियम के बाद, और ये फास्फोरस खिसक के सल्फर के बाद। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेना आराम से। ये हुई पीरियड्स की बात। अब बात करते हैं ग्रुप्स की। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, याद रखिएगी बात। अब इसमें भी अपन क्या कहते हैं, अप टू डाउन मूव करते हैं, तो साइज़ इंक्रीज़ होगी, साइज़ इंक्रीज़ होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और डिक्रीज़ होने के कारण से सीजियम जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे कॉर्नर पर जा रहा है, इसलिए इसकी सबसे क्या होगी, लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हाईएस्ट तो हो गई हीलियम की, और लोवेस्ट किसकी हो गई, सीजियम की। सेम यही पैटर्न अपना ग्रुप सेकंड में चलने वाला है। ग्रुप 2 में कौन है, बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी है लाने के लिए, ठीक है। अप टू डाउन मूव कर रहे हैं, साइज़ इंक्रीज़ होगी, साइज़ इंक्रीज़ होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिक्रीज़ होगी। क्लियर बात है। नेक्स्ट, अब अपन कंपेयर करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, कंपेयर IE1 एंड IE2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन दोनों की अपने को क्या करनी है, कंपेयर करना है। ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p4, और नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर। तो इसका क्या लिखेंगे अपन, 1s2, 2s2, 2p3। क्लियर। अब 2p4 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, और 2p3 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3। अब बताओ स्टेबल कौन हो गया, नाइट्रोजन स्टेबल हो गया। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान है, तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, और कम होगा और वो किस में चला जाएगा, O+ में। जबकि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा होगी, और किस में जाएगा, प्लस में, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है भाई। अब देखो, अब फिर से चेंजेस आएगा, क्यों, क्योंकि O+ आने के बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या हो गया, 2p3, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2p2। अब किस में से आसानी हो गई, अब इसमें से निकालना ज़्यादा आसान हो गया, O+1 में से निकालना थोड़ा सा कठिन हो गया, ठीक है। तो ये जो होगी वो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, और किस में बदल जाएगा, O+2 में। और इसकी जो होगी वो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू थोड़ी कम होगी, और इसको बोलेंगे IE2, और वो होगी नाइट्रोजन +2 में कन्वर्ट होगा। क्लियर। तो ये कंपैरिजन भी पूछते हैं कितनी बार, एक कंपैरिजन पूछते हैं आपको क्रोमियम और मैग्नीज के अंदर। सेकंड कंपैरिजन अपने को पूछा क्रोमियम एंड मैग्नीज के अंदर। तो क्रोमियम आता है आपका 24 नंबर पर, और मैग्नीज आता है आपके 25 नंबर पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट सेल का लिख लेते हैं, 3d5 और 4s1, और 25 का कितना होगा, 3d5 4s2,
4s1 की बात करें तो बताओ ये, और 4s2 की बात करें तो ये। क्लियर। अब इस कंडीशन में आयनाइजेशन एंथैल्पी EI1 और इसकी EI2, इलेक्ट्रॉन निकालना, ये फुल फिल है, ये हाफ फिल्ड है। भाई स्टेबल ये D5 तो कॉमन चीज़ होगी। अब कंपेयर किस में करना पड़ेगा, S1 और S2 में तो कंपेयर करेंगे। अब S1 में कंपेयर करेंगे तो ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है ना। अब ये हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि ये तो हाफ फील्ड होने के बावजूद भी स्टेबल हो रहा है, फुल फील्ड में तो स्टेबल है ही है। तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, क्रोमियम प्लस। और अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया, D5 वाला। भाई एक मात्र इलेक्ट्रॉन बड़ा था, वो निकल गया। अब सेकंड जो होगी वो EI2 की कंपैरिजन होगा, और उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, क्रोमियम +2, और ये हाफ फील्ड हो गया। ठीक है। अब मैग्नीज Mn+1 में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो बचे हुए का कॉन्फ़िगरेशन फिर से क्या होगा, D5 में 5 इलेक्ट्रॉन और S में 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ, ये हाँ ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड। क्लियर। तो इसकी EI1 भी मुश्किल निकालना और EI2 भी निकालना मुश्किल, और अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2। तो ऐसे कंपैरिजन करना है हमारे को। क्लियर बात है। एक कंपैरिजन का क्वेश्चन देता हूँ, मन लगा के सॉल्व करना। क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ N एंड N+। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करनी, ठीक है, किसके, N की और N+1 की। सॉल्व कीजिए, पॉज करके सॉल्व करो, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। पॉज कर लो, पॉज करके सॉल्व करो। एक तो लिया अपन ने N और एक लिया अपन ने N+। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। 2p3 मतलब 1 2 3, 2p2 मतलब 1 2। बताओ, अगर मैं इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की मैं कंपेयर करूँगा तो आप किसकी बताओगे, ये मैं लिखा N और ये मैं लिखा N+, किसकी ज़्यादा होगी, हाफ फील्ड और 2 इलेक्ट्रॉन, यही चल रहा माइंड के अंदर। किसकी ज़्यादा बताओगे आप, नाइट्रोजन की ज़्यादा बताओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर फिर से एक्सेप्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब एक्सेप्शन क्यों स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सेम एटम है, आप खुद सोचो, ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ये 2p3 2p5। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तभी तो वो N+1 बना। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालते से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना और ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अपने ट्रेन क्या दे रखा है, EI3 इज़ ग्रेटर देन EI2 एंड EI2 इज़ ग्रेटर देन EI1। यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान है वनिस्पत सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना। अगर सेम एलिमेंट अगर आपको देख रखे हैं तो उस कंडीशन में EI1 EI2 ये सब देखो, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, इसका जस्ट अपोजिट। नाइट्रोजन की होगी कम और N+1 की होगी ज़्यादा। अब यहाँ पर ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन हमारे को यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एलिमेंट कैसे हो गए हमारे पास, सेम। याद रखिएगी बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के कंफ्यूज भी होते हैं और गलत भी करके आते हैं। ठीक है भाई। तो अगर सेम एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसके बजाय तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो साइज़ तो छोटी हो गई ना। अब साइज़ छोटी हो गई तो क्या होगा, मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन निकालना। तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 की। ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। बैंगन आलू गाजर इन थैला। क्या कहोगे इसका, तो हम कहेंगे साइज इंक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। और आप क्या एक्सपेक्ट करोगे और लिखोगे, बोरॉन इज़ ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थेलियम। ये क्या हो गई हमारी एक्सपेक्टेड हो गई, कि हम ये ऐसा सोच रहे थे। एक्सपेक्टेड यहाँ लिख देता हूँ। अब एक्सपेक्टेड कहा, इसका मतलब रियलिटी में तो ये है नहीं।
अब रियलिटी में ऐसा क्यों नहीं है, तो रियलिटी को समझने के लिए एक ग्राफ बनाता हूँ, उस ग्राफ को आप याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले होगी बोरोन, फिर नीचे आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में थोड़ी सी ज़्यादा होगी गैलियम, फिर आएगी इंडियम थोड़ी सी नीचे है, और फिर आएगी थेलियम, ठीक है। 1 से तो नीचे रखना, थोड़ा सा 1 को ऊपर रखना, ठीक है। तो ये 1 नंबर, इसमें 1 नंबर 2 नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हो गया बोरोन, ये हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया गैलियम, ये हो गया इंडियम, और ये हो गया थेलियम। तो बोरोन आ गया फर्स्ट नंबर पर, तो ये फर्स्ट नंबर पर वाला ये फर्स्ट नंबर। फिर कौन आ रहा है अपना थेलियम, यानी कि 5 नंबर, तो ये 5 नंबर। फिर कौन आना है गैलियम, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो अगला आया 3। फिर कौन आया एल्यूमिनियम, यानी कि 2, फिर बाद में आया 4, तो ये आया 4। तो ऑर्डर क्या हो गया 1 5 3 2 4। अगर अपन इसको लिखेंगे तो बोरोन, फिर थेलियम, फिर गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम, लास्ट में कौन आएगा इंडियम आएगा, याद रह जाएगी ये का उसका ऑर्डर। रीज़न के लिए कहें तो देखो थेलियम Tl, यानी कि अपन बात किसकी करें थेलियम की, तो थेलियम के लिए अपन ने एक कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था जिसको बोला था अपन ने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और भैया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जहाँ कहीं भी होगा वहाँ साइज़ क्या होगी डिक्रीज़ होगी। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण से थेलियम की साइज़ छोटी हो गई, और इतनी छोटी हो गई कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई बोरोन के बराबर चली गई, बढ़ गई। क्लियर। अब गैलियम क्यों बढ़ा भाई, थेलियम पढ़ा जो, तो अपने को पता लग गया कि भाई लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से। और गैलियम क्यों बढ़ा, क्योंकि गैलियम में हुआ है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो भी कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको बोल दिया अपन ने ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब जिसको कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं समझ में आ रहा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये पिछला वीडियो देखना, क्लियर। लेकिन ऐसा का ऐसा सेम ग्रुप 14 के लिए भी लिखेंगे क्या, तो पहले इसको नोट करो फिर ग्रुप 14 की बात करते हैं। ग्रुप 14 में है अपने पास ये ग्रुप 14, और ग्रुप 14 में कौन है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, टिन और लेड, क्लियर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इस ऑर्डर में केवल ध्यान रखना है कि जो लेड है वो हमारा टिन से ऊपर चला गया है बस, बाकी इसका अंदर जो आपके ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन था उसका इफेक्ट गैलियम जर्मेनियम तक नहीं जाएगा, केवल गैलियम तक ही रहेगा, ठीक है। तो इसको डिस्टर्ब मत करना, केवल लेड को ऊपर खिसकाएंगे, तो अपना ऑर्डर क्या हो जाएगा कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन आने के बजाय क्या आ जाएगा लेड, और फिर आ जाएगा टिन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसका भी रीज़न क्या हो जाएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, याद रहिएगी बात। अब इसमें वो नहीं होगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि डी ब्लॉक का जो कॉन्ट्रैक्शन है या डी ब्लॉक का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो मोर इफेक्टिव नहीं है ना। एफ ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव है वनिस्पत डी ब्लॉक के, तो डी ब्लॉक का तो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना। अब अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी को मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से कंपेयर कर लेते हैं। तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वर्सेस आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा बताओ, जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, ये अपन बात करेंगे मेटल्स जो होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अब इजीली इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे इसका मतलब क्या हो गया, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो गई, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी है। इसका मतलब वो क्या है मेटल है, यानी कि मेटल्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो क्या होगी कम होगी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी जिनकी ज़्यादा है यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल टफ है, इसका मतलब क्या हो गया वो नॉन मेटल हो गया, ठीक है। तो अगर अपने को आयनाइजेशन एंथैल्पी को मेटल से लिंक करना हो तो भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक बात है। अब मेटल हैं
और उनके अगर अपन ने ऑक्साइड्स ले लिए, क्या लिए हैं, मेटल के ऑक्साइड, तो 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड के करेक्टर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक करेक्टर, पढ़ा था अपन ने। और नॉन मेटल ऑक्साइड का जो करेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक करेक्टर। याद रह जाएगी बात। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, यानी कि मेटल ऑक्साइड अगर है तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी और उनका करेक्टर कैसा होगा, बेसिक करेक्टर होगा। याद रह जाएगी बात। क्या कह रहे हैं, वापस से सुनो, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम हो रही है इसका मतलब मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और इसका मतलब बेसिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब नॉन मेटल करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। याद रह जाएगी बात। ये अपने को पीरियडिक टेबल में ट्रेंड्स की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी याद रखना। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी से अपने को मेटल करेक्टर और मेटल करेक्टर से उनके ऑक्साइड्स का एसिडिक और बेसिक करेक्टर, ये अपने को लिंक करना आना चाहिए। याद रह जाएगी बात। एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द बेसिस ऑफ बेसिक करेक्टर। जैसे अपन ने दे दिया Li2O, Na2O और K2O। ठीक है, तो अप टू डाउन मूव कर रहे हैं, और अप टू डाउन मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है, और कम होती जाएगी तो बेसिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये हो गया इसका ऑर्डर, बेसिक करेक्टर। ठीक है, आप लोग पॉज करके सोल्व कर लेना। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, B2O, Be2O, B2O3, N2O5 और CO2, इनको एसिडिक करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। किनके करेक्टर में, एसिडिक करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को सेट करना है। तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले आएगा बेरिलियम, फिर आएगा बोरोन, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन। ठीक है, तो सबसे कम एसिडिक करेक्टर बेरिलियम ऑक्साइड में, तो इसका ऑक्साइड बना लो B2O, तो ये सबसे कम हो गया। फिर कौन आएगा, बोरोन, फिर कौन आएगा, कार्बन, फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन। याद रह जाएगी बात। तो ये एसिडिक करेक्टर और बेसिक करेक्टर को अपन ने आयनाइजेशन एंथैल्पी से लिंक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जय हिंद।